तमाम मुजाहिद मुसल्लह थे। हर एक के पास स्टेन गन के अलावा 6 हैंड ग्रेनेड थे। वो जंगली झाड़ियों की आड़ लेकर आगे बढ़ रहे थे। जब शेर खान उन्हें लेकर खाई में उतरा तो उसने इशारे से बताया कि यही वो खाई है जिसके आखिर में दीवार के अंदर दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने को रास्ता जाता है। तमाम जवान अलर्ट हो गए। अपनी अपनी स्टेन गनों पर उनकी गिरफ्त मजबूत हो गई। 5 कमांडो खाई की एक दीवार के साथ लगे छुपकर आगे बढ़ रहे थे। 5 कमांडो दूसरी दीवार के साथ लगकर आगे बढ़ रहे थे। शेर खान के हाथ में ब्रेन गन थी और वो खाई के दरमियान ऊंची घास और झाड़ियों को एक तरफ हटाता बढ़ रहा था। खाई के 3-4 मोड़ घूमने के बाद सामने वो दीवार आ गई जिस पर जंगली बेलें लटक रही थीं और जिसके अंदर दहशतगर्द भारतीय जासूसा और उसका साथी दाखिल हुए थे। जवान आहिस्ता आहिस्ता दीवार के करीब आ गए तो शेर खान ने उन्हें इशारा किया। 10 के 10 कमांडो जवानों ने झाड़ियों में घात लगाकर पोजीशनें संभाल ली। शेर खान को यकीन था कि अगर इस दीवार के अंदर टीले के नीचे दहशतगर्दों का हाइड आउट है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं। इसके बावजूद वो दहशतगर्दों को कोई मौका नहीं देना चाहता था। ये वो मुकाम था जहां दुश्मन पर अचानक हमला कर दिया जाता है और दुश्मन को संभलने का मौका नहीं दिया जाता। शेर खान ने हैंड ग्रेनेड हाथ में लेकर उसकी पिन निकाली और उसके स्प्रिंग को अंगूठे से दबाकर दीवार के करीब आ गया। उसमें जंगली बेल को एक तरफ हटाया तो उसके सामने एक कुदरती गार का थाना नमूदा हुआ जिसको आधे से ज्यादा दरख्तों की शाखों से ढांपा गया था। अंदर से सिगरेट के धुएं की बू आ रही थी और किसी आदमी के बातें करने की आवाज भी आ रही थी। शेर खान ने दस्ती बम अंदर फेंका और फौरन जमीन पर औंधा लेट गया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और गार के थाने के आगे जो दरख्तों की शाखें थीं वो उसके ऊपर से उड़कर दूर जा गिरीं। गार के अंदर से एकदम फायरिंग शुरू हो गई। इधर से कमांडो जवान भी जमीन पर रेंगते हुए गार के थाने की तरफ बढ़ रहे थे और उन्होंने भी गार के थाने पर फायर खोल दिया। शेर खान जल्दी से उठकर दीवार की ओट में हो गया। उसमें इशारा किया और मुजाहिदों ने ऊपर तले दस्ती बम गार के अंदर फेंके। एक भयानक धमाके के साथ गार के थाने का ऊपर का एक हिस्सा उड़ गया। शेर खान ने अपने जवानों को फायरिंग रोकने का इशारा किया और ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग हमारे घेरे में आ चुके हो। हमारी पूरी फोर्स बाहर मौजूद है। तुम ज्यादा देर तक हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि हथियार डाल दो और अपने दोनों हाथ सरों के पीछे रखकर एक एक करके बाहर आ जाओ। हम वादा करते हैं कि तुम पर फायर नहीं करेंगे। गार के अंदर से दहशतगर्दों ने भी फायरिंग बंद कर दी। वहां एक सन्नाटा छा गया। शेर खान ने एक बार फिर बुलंद आवाज में कहा, मैं 5 तक गिनती गिनूंगा। अगर तुम लोग फिर भी बाहर न आए तो तुम्हारे गार को बारूद से उड़ा दिया जाएगा। 1, 2, 3। शेर खान 5-5 सेकंड का वक्फा डालकर गिनती बोल रहा था। जब वो 4 तक पहुंचा अंदर से एक आदमी निकला जिसने अपने दोनों हाथ सर के पीछे किए हुए थे। जवानों ने लपक कर उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पीछे करके रस्सी से बांध दिए। उसके बाद गार के थाने में से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा दहशतगर्द आ गया। इन सब ने अपने अपने हाथ सरों के पीछे रखे हुए थे। इनमें वो दाढ़ी वाला दहशतगर्द भी था जो कि शेर खान ने पिंडी सदर के शॉपिंग सेंटर में बुर्का पोश भारतीय जासूसा के साथ देखा था और जिनका पीछा करता वो उनके खुफिया ठिकाने पर आ गया था। इन सबको अपनी जवानों ने काबू कर लिया। जब उसके बाद कोई दहशतगर्द बाहर न आया तो शेर खान ने दाढ़ी वाले भारतीय दहशतगर्द से पूछा, अंदर और कौन है? दहशतगर्द रामू बोला, अंदर और कोई नहीं, हम 4 ही अंदर थे। शेर खान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम्हारे साथ जो औरत थी वो कहाँ है? दहशतगर्द रामू ने शेर खान को गहरी निगाह से देखा। वो समझ गया कि जब राम दुलारी के साथ शहर से वापस आ रहा था तो ये शख्स उसका ताक़ुब कर रहा था। उसने दिल में अपने भगवान का शुक्र अदा किया कि छापा पड़ने से 10 मिनट पहले राम दुलारी वहां से निकलकर भारतीय सिफारत खाने की तरफ जा चुकी थी। राम दुलारी एक दहशतगर्द औरत होते हुए भी आखिर एक औरत थी। इन दहशतगर्दों को इस तरफ से हमेशा खतरा लगा रहता था कि अगर ये पकड़ी गई तो पूछगिछ के दौरान ज्यादा तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और सारे राज उगल देगी। चुनाचे दहशतगर्द हमेशा उसे अपनी हिफाजत में रखते थे। शेर खान ने दूसरी बार गरजदार आवाज में पूछा, वो औरत कहाँ है? मैंने उसे खुद तुम्हारे साथ गार में दाखिल होते देखा था। दहशतगर्द रामू ने मुस्कुराकर कहा, वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। शेर खान ने अपने जवानों से कहा, इन काफिरों को ले चलो और 4 जवान मेरे साथ आओ। तुम लोग ऊपर हमारा इंतजार करो। 6 मुसल्लह मुजाहिद रस्सियों में जकड़े हुए भारतीय दहशतगर्दों को लेकर वापस चले गए और शेर खान 4 जवानों को लेकर गार में दाखिल हो गया। गार के अंदर एक कुदरती कुशादा कमरा सा बना हुआ था। वहां जितना असलहा, हथियार और मैगजीन थे वो उन्होंने उठा लिया और गार से निकलकर ऊपर अपनी गाड़ियों की तरफ चल पड़े। शेर खान को अफसोस हो रहा था कि भारतीय दहशतगर्द जासूसा उसके हाथ से एक बार फिर निकल गई है। राम दुलारी दहशतगर्दों के खुफिया अड्डे पर रामू के साथ आने के कुछ देर बाद क्यों निकल गई थी? इसकी एक ही वजह थी कि अभी इसकी किस्मत में कमांडोज के हाथों गिरफ्तार होना नहीं लिखा था। जाने कि वो दहशतगर्द रामू को ख्याल आ गया कि राम दुलारी का इस वक्त खुफिया कमीनगाह में रहना ठीक की। उसने उसे कहा कि वो वापस भारतीय सिफारत खाने चली जाए। राम दुलारी वापस नहीं जाना चाहती थी लेकिन रामू ने उसे मजबूर करके वापस भेज दिया और वो बुर्का ओढ़कर खुफिया अड्डे से निकल गई। उस वक्त बाहर मैदान साफ था।
उसका पीछा करने वाला कोई नहीं था। वो टैक्सी लेकर भारतीय सिफारत खाने आ गई। प्रेस अटैची उसे देखकर बोला, तुम क्यों आ गई हो? राम दुलारी ने कहा, मुझे रामू ने वापस भेज दिया है। प्रेस अटैची ने कहा, ठीक है, तुम ऊपर वाले कमरे में जाओ और सिफारत खाने की इमारत से बाहर मत निकलना। उसके 1-1.5 घंटे के बाद भारतीय सिफारत खाने को इत्तला मिल गई कि पुलिस छापा मारकर अपने साथियों को पकड़ कर ले गई है। जब राम दुलारी को इस खबर का पता चला तो वो हैरतज़दा सी हो गई। अगर रामू से ऐन वक्त पर वहां से चले जाने को न कहता तो वो भी इस वक्त पिंडी के किसी पुलिस स्टेशन के हवालात में बंद होती। इन दहशतगर्दों का पकड़े जाना भारतीय हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सदमा था। नई दिल्ली ने इसी वक्त अपने सिफारत खाने को पैगाम भेज दिया कि कुछ देर के लिए तकरीबी कार्रवाइयां बंद कर दी जाएं और राम दुलारी को वापस नई दिल्ली भेज दिया जाए। उसी रात राम दुलारी को सिफारत खाने की एक गाड़ी में पेशावर रवाना कर दिया गया। वीजा लगा भारतीय पासपोर्ट उसके पास था। पेशावर से उसे PIA के तैयारे के जरिए कराची पहुंचाया गया, जहां से अरब अमारात की परवाज में राम दुलारी दुबई चली गई। दुबई से उसने ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट पकड़ी और नई दिल्ली पहुंच गई। तंजीम के हेडक्वार्टर का चीफ शेर खान की कारकर्दगी से बड़ा खुश था। उसकी होशियारी से भारतीय दहशतगर्दों का एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ लिया गया था। चीफ ने शेर खान से कहा था कि इसके आइंदा मिशन के सिलसिले में मुजाहिद कमांडो शाहिद अली उसके साथ भारत जाएगा और वो शाहिद अली से उसे शाम के वक्त मिलाएगा। चुनाचे शाम होते ही शेर खान अपनी चीफ के कमरे में आ गया। नूरानी चेहरे और शरई दाढ़ी वाले चीफ साहब हस्बे मामूल दरी पर तकिए का सहारा लिए बैठे जरूरी कागजात देख रहे थे। उसने शेर खान के सलाम का जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा और कहा, तुम ठीक वक्त पर आए हो। मुजाहिद शाहिद अली थोड़ी देर में आ रहा है, मेरे पास बैठ जाओ। शेर खान बड़े अदब से चीफ के सामने एक तरफ होकर बैठ गया। चीफ ने कागजात समेट कर एक तरफ रख दिए और शेर खान से मुखातिब होकर कहा, मैं मुजाहिद शाहिद अली के बारे में तुम्हें बता चुका हूँ कि वो 4 साल से जहाद कश्मीर में शरीक है और कश्मीर के तकरीबन हर महाज पर मकबूजा भारतीय फौज के खिलाफ नुमाया कारनामे अंजाम दे चुका है। अपनी फौज का रिटायर्ड कमांडो है और फौज का तरबियत याफ्ता है। अपनी मुजाहिदाना सरगर्मियों के सिलसिले में वो सारे जुनूबी भारत में फिरता रहा है और ख़ास तौर पर हैदराबाद दक्कन में उसने बहुत वक्त गुजारा है। इसी वजह से वो वहाँ की तमिल और तेलुगु जबान बोल और समझ लेता है। ये जबानें तुम भी जानते हो। इसका तुम दोनों को बड़ा फ़ायदा होगा और तुम्हें अपने मिशन में मदद मिलेगी। इतने में एक मुजाहिद ने आकर इत्तला दी कि मुजाहिद शाहिद अली आ गया है। चीफ ने कहा, उसे अंदर भेज दो। कुछ ही देर बाद शाहिद अली आ गया। उसने सलाम किया और बोला, सर मैं लेट तो नहीं हूँ? चीफ ने कहा, कमांडो न तो वक्त से पहले आता है न वक्त के बाद, तुम ठीक वक्त पर आए हो। इनसे मिलो, ये कमांडो शेर खान है। शाहिद अली ने बड़ी गर्मजोशी से शेर खान से मुसाफा किया और बोला, शेर खान की मैंने बहुत तारीफ सुनी है, मुझे इस शेरदिल कमांडो से मिलकर बड़ी खुशी हुई है। शेर खान ने कहा, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई है। चीफ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, शाहिद अली, तुम लोग जिस मिशन पर भारत जा रहे हो उसके बारे में तुम्हें पहले से सब कुछ बता दिया गया है। मैंने शेर खान को भी पूरी तफसील से बता दिया है कि ये मिशन किस कदर अहम है और किस कदर पेचीदा है। तुम्हें भारत के दिफाई एटमी तहकीकाती इदारे के कंट्रोलर हैदराबाद दक्कन के ब्राह्मण डॉक्टर थानो पिल्लाई को वासिल जहन्नम करना है, जिसकी कारकर्दगी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले ज़मीन से फ़ज़ा और फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले त्रिशूल के मॉडल नंबर 2 मिसाइलों पर इब्तदाई काम शुरू हो चुका है। ये मिसाइल समंदर के नीचे आबदोज से भी छोड़े जा सकेंगे और अगर हमारी तरफ से दुश्मन को किसी ठिकाने को तबाह करने के वास्ते मिसाइल छोड़ा जाता है तो ये रास्ते में ही उसे ख़त्म कर सकेंगे, जो हमारे लिए एक तशवीश की बात है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे साइंसदानों ने भी इसका तोड़ दरियाफ्त कर लिया है, लेकिन हम भारत के इस एटमी मिसाइल प्रोग्राम को कम से कम 3-4 साल के लिए मौखर करना चाहते हैं, यानी इन मिसाइलों की तैयारी में 4-1 साल का वक्फा ज़रूर पड़ जाए। इस दौरान हमें अपनी दिफाई सलाहियतों को बेहतर से बेहतर बनाने का वक्त मिल जाएगा। मुजाहिद शाहिद अली ने पूछा, सर इस शख्स डॉक्टर पिल्लाई की सिक्योरिटी के बारे में कोई इत्तला मिली है तो वो मालूम हो जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। चीफ ने कहा, जाहिर है कि ये आदमी यानी डॉक्टर पिल्लाई भारत का अहम तरीन और बड़ा कीमती इंसान है और इसके गिर्द हर वक्त बॉडीगार्ड रहते होंगे। इस बारे में तुम्हें भारत में अपने आदमियों से ही मालूमात हासिल करनी है जिनसे जाकर तुम राब्ता पैदा करोगे। शेर खान ने पूछा, हमारे ही आदमी हमें किस शहर में मिलेंगे? चीफ ने कहा, जैसा कि तुम जानते ही हो, ये लोग दक्कन के मकामी मुसलमान सरफरोश हैं जो कश्मीर की आज़ादी, इस्लाम की सरबुलंदी और पाकिस्तान की सलामती के लिए अपने तौर पर अपनी जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। इन्हें तुम दोनों की फ़ोटो रवाना कर दी गई है। शाहिद अली ने पूछा कि क्या हम इन्हें खुफिया कोड के तबादले से पहचानेंगे? चीफ ने कहा, तुम्हें खुफिया कोड जुमला बता दिया जाएगा। उनका आदमी हैदराबाद दक्कन के स्टेशन पर तुम्हें लेने आया होगा, वो तुम्हें पहचान लेगा, फिर वो खुफिया कोड जुमला दोहराएगा तो तुम भी उससे पहचान लोगे। शेर खान ने कहा, इसका मतलब है कि हमें यहाँ से हैदराबाद दक्कन पहुँचना होगा। चीफ ने कहा, हाँ। शाहिद अली ने सवाल किया, सर हमारी रवानगी कब तक मुतवक्के है? चीफ ने कहा, हमें दक्कन से खुफिया इत्तला का इंतजार है। जैसे ही वहां से हमें सिग्नल मिला तुम्हें रवाना कर दिया जाएगा।
शेर खान कहने लगा, मेरा इरादा है कि इतनी देर में मैं लाहौर जाकर अपने कमांडिंग ऑफिसर साहब और बुल खान को बताऊं कि मैं एक ज़रूरी मिशन पर भारत जा रहा हूं। चीफ ने कहा, अगर तुम ज़रूरी समझते हो तो सुबह की रेल कार से लाहौर चले जाओ। शाहिद अली ने कहा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। शेर खान बोला, मैं कल ही किसी गाड़ी या बस से पिंडी वापस आ जाऊंगा। उसके बाद उनकी मीटिंग बर्खास्त हो गई। मुजाहिद, शाहिद अली और शेर खान दोनों ने हेडक्वार्टर के मुख्तसर मगर सादा किचन के बरामदे में बैठकर रोटी खाई, फिर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। सुबह अजान के वक्त शेर खान बेदार हुआ। उसने गुस्ल करके वहां नमाज अदा की और लाहौर जाने की तैयारी कर रहा था कि उसे चीफ का पैगाम आ गया कि वो फौरन उसकी खिदमत में हाजिर हो। उसके पास मुजाहिद, शाहिद अली पहले से मौजूद था। चीफ ने कहा, शेर खान, अब तुम्हें लाहौर जाने की जरूरत नहीं है। हमें रात 1 बजे दक्कन वालों का पैगाम मिला है कि तुम्हें भारत रवाना कर दिया जाए। कमांडिंग ऑफिसर साहब और गुल खान को हम इत्तला दे देंगे कि तुम्हें हमने कहाँ भेजा है। शेर खान ने कहा, ठीक है सर। मुजाहिद, शाहिद अली और कमांडो शेर खान का सारा दिन बाज़ ज़रूरी तैयारियों में गुजर गया। मुजाहिद, शाहिद अली और शेर खान को अगरचे जुनूबी भारत के शहरों और जंगलों से काफ़ी वाकफियत थी, लेकिन चीफ ने भारत का नक्शा सामने रखकर उन्हें एक बार फिर उन जगहों की निशानदही कर दी जहां उन्हें जाना था, जो मकामात उनकी सरगर्मियों के मरकज बन सकते थे। उन्हें इंडिया के पासपोर्ट दिए गए। ये ऐसे पासपोर्ट थे कि उन पर नकली होने का गुमान तक नहीं हो सकता था। इन पर मुख्तलिफ शहरों के वीज़े भी लगे हुए थे। ये वो शहर थे जहां वो जा चुके थे। आखिरी वीज़ा बर्मा का था। इस एतबार से उन्हें बर्मा के दारुल हुकूमत रंगून पहले जाना था और फिर रंगून से नई दिल्ली परवाज कर जाना था। ये सारा सफर मुजाहिद, शाहिद अली और कमांडो शेर खान ने हैदराबाद दक्कन के 2 हिंदू बिजनेसमैन बनकर करना था, जिनका हैदराबाद में वॉशिंग मशीनों के फालतू पुर्जों का कारोबार था और जो अपने बिजनेस ही के सिलसिले में मशरिक वस्ता के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए पाकिस्तान गए थे और अब वापस अपने मुल्क भारत जा रहे थे। इन्हें खास तौर पर हिदायत की गई थी कि वो रंगून से बजरिया तैयारा सीधा हैदराबाद नहीं जाएंगे, बल्कि सिर्फ दिल्ली तक हवाई जहाज का सफर करेंगे। दिल्ली से आगे हैदराबाद वो ट्रेन में सफर करेंगे, जहां रेलवे स्टेशन पर कुतुबुद्दीन नाम का एक आदमी उनके इंतजार में मौजूद होगा। चीफ कहने लगा, तुम्हें रंगून से सीधा हैदराबाद की फ्लाइट पकड़ने से इसलिए मना किया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर CID शहद की मक्खियों की तरह मौजूद होती है और जब से कश्मीर के महाज पर मुजाहिदीन ने मकबूजा भारतीय फौजियों के खिलाफ अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं, तो खास तौर पर हवाई अड्डों और सिक्योरिटी का इंतजाम सख्त कर दिया गया है और बाहर से आने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। जरा सी शक पड़ने पर मुसाफिरों को पूछगिछ के लिए रोक लिया जाता है। हम नहीं चाहते कि तुम लोग इस किस्म का कोई खतरा मोल लो। रेलवे स्टेशनों पर अगरचे सिक्योरिटी का निज़ाम काफ़ी सख्त है और इंटेलिजेंस वाले भी मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ मुसाफिरों के हुजूम में किसी एक पर निगाह कायम रखना मुश्किल होता है और आदमी मुसाफिरों के हुजूम में निकल जाता है। शेर खान ने कहा, सर, हम आपकी हिदायत के मुताबिक अमल करेंगे। तब शाहिद अली ने चीफ से पूछा, हैदराबाद दक्कन के स्टेशन पर अपना आदमी कुतुबुद्दीन मौजूद होगा, जरा हमें उसका थोड़ा सा हुलिया भी बता दें। चीफ ने कहा, कुतुबुद्दीन 2-3 मरतबा हमारे पास यहाँ तंजीम के ऑफिस में आकर मुझसे मिल चुका है। सांवले रंग का दुबला पतला आदमी है, उम्र 30 के करीब है, बाल घुंघरियाले, स्याह और घने हैं। उसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि उसके माथे की बाएं जानिब जख्म का 1 इंच लंबा निशान है। शेर खान ने कहा, अब हमें वो कोड का खुफिया जुमला बता दीजिए जिससे हमें कुतुबुद्दीन के आगे अपनी शनाख्त करवानी होगी। चीफ ने कहा, वैसे तो वो तुम दोनों को पहचान लेगा क्योंकि हमारी तंजीम की जानिब से इन लोगों को तुम दोनों की तस्वीरें पहुंचा दी गई हैं और उसकी वायरलेस पैगामात पर तस्दीक भी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें खुफिया कोड का जुमला बोलना पड़ेगा। जब तक इस ज़ाब्ते कानून को पूरा नहीं करोगे, कुतुबुद्दीन तुम्हें उसी जगह छोड़कर वापस चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। उसके बाद चीफ ने शेर खान और शाहिद अली को खुफिया कोड का एक जुमला बताया और कहा, अपने अपने जुमले को अच्छी तरह से याद कर लो। कुतुबुद्दीन तुमसे सवाल करेगा, आजकल कोहे हिमालय की तराई में बर्फबारी शुरू हुई है या नहीं। उसके जवाब में तुम बारी बारी अपना अपना खुफिया जुमला बोलोगे। उसके साथ ही तुम्हारी तस्दीक हो जाएगी और कुतुबुद्दीन तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। उसी रात 10 बजे उनकी इस्लामाबाद से कराची की फ्लाइट कंफर्म थी। कराची से उन्हें थाई एयरलाइंस की फ्लाइट में रंगून की तरफ रवाना होना था। 9 बजे तक शाहिद अली और शेर खान पूरी तैयारी कर चुके थे। उन्होंने हैदराबादी हिंदू कारोबारियों की तरह का लिबास पहन रखा था, जानी बगैर कॉलर के कुर्ते, चौड़ी मोहरी वाले पैजामे, सदरियां और दोनों ने माथों पर आंध्र प्रदेश के विष्णु हिंदुओं की तरह तिलक की 3 लकीरें लगा रखी थी। दोनों के हाथों में मुख्तलिफ साइज के मामूली से ब्रीफकेस भी थे। उन्होंने अपने आप को मिडिल क्लास बिजनेसमैन जाहिर करना था। उनको सिर्फ इतनी ही भारतीय करेंसी दी गई थी जितनी कि उन्हें दक्कन पहुंचने तक जरूरत पड़ सकती थी। चूंकि वो भारतीय बाशिंदों की हैसियत से जा रहे थे, इसलिए उन्हें भारतीय करेंसी साथ ले जाने की इजाजत थी। हैदराबाद दक्कन के लोगों की अक्सरियत पान खाती है। शाहिद अली और शेर खान पान भी चबा रहे थे।